हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और दिस वीक इन पाकिस्तान, पीछे मैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस देख रहा हूँ तो मुझे भी पाकिस्तान एक्सपीरियंस याद आ गया। इस हफ्ते पाकिस्तान में जो है बड़ी खबर से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई सीनियर तारीखदान ने लाहौर का टूर किया। वहाँ पे बड़ी इवेंट्स की और अस्करी सहाफ़त में जो है अपना किरदार अदा किया और दिखाई अपनी लॉयल्टी। तो भाई शहजाद साहब, पहले तो बताएं लाहौर का टूर कैसा रहा। पैक्ड हाउसेस थे हर जगह, लेकिन ये अस्करी सहाफ़त करने वाले लोग क्या कह रहे हैं आपको? ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आप अस्करी सहाफ़ती ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। ये कब हुई डेवलपमेंट? सर अस्सलाम वालेकुम वेलकम। बहुत अच्छा रहा लाहौर। लोग रियलाइज नहीं करते कि मैं कितना सटली लोगों की ब्रेन वॉशिंग करता हूँ। बड़ा टाइम जब मुझे बीजेपी के लिफाफे आ रहे थे, आप लोग सबने देखा होगा कि मैंने संगीन रंग की ऑरेंज शर्ट पहनता था मैं हमेशा। अब ये देखें, ये सटल अब तरीके आप से। कैमो ले आए हैं। जी, और ये लाए भी टी शर्टें मेरे लिए उज़ैर ही हैं, तो आपको पता है कि हम दोनों मिलकर काम CIA करते हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड खाकी जी, टी शर्ट है अंदर ये। कभी काला और सफेद होता था, अब ये देखे ना, रंग रंग बदल गए हैं। रंग बदलता है किस तरह? तो बस सर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो अस्करी सहाफत हमने लाहौर में जब देखी तो हमने बोला हम भी ये राहें ज्वाइन कर लें। जो लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, बड़े लोग शिकायत करते हैं कि भाई सीरियस बातें किया करो, ये क्या बकवास है? सर, बकवास हमारी जिंदगी है, बकवास के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सभी काजमी हैं जो एक वक्त इस तरह के ट्वीट्स करते थे कि माय आर्मी बेस्ट, डेयर नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट आवर आर्मी, आईएसआई मेरा बाप है। इस तरह की ट्वीट करने वाला, उसने हमारी तस्वीर लेकर, वो बड़ा टाइम हो गया, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई उनको लिफ्ट नहीं कराता। तो उन्होंने फिर मीरी, इफ़त, मुजम्मिल, सुनील मोंज, फैसल वड़ाए, चली आफ्ताब, सईद अदील अफजल, तस्वीर पे लिख दिया अस्करी सहाफत। तो ये एक पूरा टोला है जो, जिस तरह हमारे सियासतदान है ना, वो कभी सिलेक्टेड थे, जब वो अनसेलेक्टेड होते हैं तो उनकी हमेशा काविश और कोशिश ये रहती है कि हमें वापस गोदी लो, गोदी लो। तो एक मोहम्मद सहाफत आमिर का बन जाते हैं। मोहम्मद आमिर सहाफत बन का भी जाते एक ये टोला है, इमरान रियाज खान, मुईद पीरजादा, सबी काजमी, ये जो लॉट है, इनको अस्करी अस्करी पॉलिसी से मसला नहीं है, फौज की मदाखलत से मसला नहीं है। इनको ये मसला है कि कभी हम गोदी में थे, आज हम गोदी में क्यों नहीं है। तो इसीलिए अवाम को कंफ्यूज करने के लिए और एक मखसूस पार्टी के सपोर्टर्स को ऑनलाइन उल्लू बनाकर, उनसे पैसे लेकर, उनसे भीखे मांग कर, दे आर स्लेव टू देयर ऑडियंस। वो हम जैसे लोगों को जो इंडिपेंडेंट हैं, ना मैं किसी चैनल पे आया, ना आपने कोई मुझे कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करते हुए देखा है, ना आपने कभी जो सारी गवर्नमेंट कैंपेन्स, स्टैब्लिशमेंट कैंपेन्स आती हैं, ना तमगे, कहीं आपने मुझे नहीं देखा। जो सालों साल डिक्लेयर्ड गोदी में बैठे हैं, प्राउडली कहते थे वो गोदी में हैं, प्राउडली ट्वीट्स करते थे आर आर्मी इज बेस्ट, ऐसा इज बेस्ट, सभी सभी के अब्बू हैं, वो आज हम पर उंगली उठा रहे हैं। तो इन बगैरतों को शर्म आनी चाहिए, और मैं क्या ही कह सकता हूँ यार। हैं। बस यही। और उनकी मैंने पुरानी ट्वीट भी देखी तो वो तो चाय पीना, करीना होटल की चाय पीने के बड़े हक में थे। तो अब जरा उनसे कोई पूछे कि क्या हुआ उस पॉलिसी का जहां पाकिस्तान मुझे के फौजियों उज़ैर, को इनके मारा जा रहा फॉलोअर है। से आज बात करनी है, कुछ मैं देखता रहता हूँ अक्सर लोग जो कमेंट करते हैं ना, मैं थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता हूँ, बट इट्स गुड कि उनका बड़ा वेरिड पर्सपेक्टिव है। देर आल्सो सब्सक्राइबर्स टू ओरिया मकबूल जान, देर आल्सो सब्सक्राइबर्स टू इमरान रियाज खान। तो आप लोग जो फॉलो करते हैं यार, प्लीज कमेंट्स में भी मुझे जरा ये समझाएं कि जो लोग, जिस तरह सभी काजमी की ट्वीट थी कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी कि आईएसआई ने सब मुल्कों को हरा दिया और अफगान हमारे भाई हैं, आईएसआई अब दुनिया भर में सबसे बेहतरीन हो चुकी है। आज जब देखते हैं उस अफगान पॉलिसी और सरीना चाहे का क्या हुआ, हाउ कैन यू कंटिन्यू टेकिंग दिस क्लाउन सीरियसली कि ये 2 साल पहले कुछ और बकवास करते थे, आज ये कुछ और बकवास करते हैं। अब भी आपसे पैसों की भीख मांगते थे, आज भी आपसे पैसों की भीख मांगते हैं। हाउ डू यू कंटिन्यू टेकिंग देम सीरियसली? सेम फॉर आवर इंडियन ऑडियंस, कि जो उन्होंने जंग में कवरेज की, आप अगले दिन कैसे फिर उन्हीं लोगों को देख सकते हैं? सो इट्स जस्ट बियॉन्ड मी। या नो, इट इज़ बियॉन्ड मी एज वेल। चलें इससे तो आगे अब एजेंडा की तरफ चलते हैं। हैवी डिप्लोमेसी वीक रहा और आने वाला हफ्ता भी हैवी डिप्लोमेसी पे ही रहेगा, तो पूरा सेक्शन डिप्लोमेसी पे ही कर देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात हुए, दोहा में पहला राउंड सक्सेसफुल हुआ। उस पे जो एक
क्या कह सकते हैं कवरेज हुई, जो ज़्यादा फोकस जिस पे आया वो बॉर्डर की लैंग्वेज पे था कि दुरन लाइन बॉर्डर है या नहीं। फिर अफ़गानिस्तान में फिर एक कॉन्वर्जेशन हुई कि हम तो मानते ही नहीं बॉर्डर को, और उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट दैट डिड नॉट डिरेल द प्रोसेस। अभी तुर्की में एक और राउंड चल रहा है मुज़ाकरात का। खबरें यही आ रही हैं कि लाइकली ये है कि तुर्की के अंदर एक जो है कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तय पाएगा जो कि ओवरसी करेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अफगानिस्तान की सरजमीन से, और माइग्रेशन और तमाम बाकी उमूर पे भी नज़र रखेगा। आई डोंट नो, पहले मैं अपना टेक दे देता हूँ, आई विल टेक योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। मुझे नहीं लगता ये बात इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। आई थिंक थोड़ा सा हल्का जो होगा रिलेशनशिप में, जो इश्यूज आए थे वो थोड़े कम होंगे इन टर्म्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन। लेकिन जो ब्रॉडर थ्रेट है टेररिज्म का, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं, आई थिंक उसका रिस्पॉन्स साइकिल चलता रहेगा। इस हफ्ते भी हमने कार्रवाइयाँ होते हुए देखी हैं। तो अगेन ठीक है, तुर्की और दोहा कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात तय पा जाएं, लेकिन मुझे तो एटलीस्ट नहीं लगता कि ये बात सस्टेनेबल रहेगी। व्हाट्स योर टेक? उज़ैर, हम हमेशा जब भी नेगोशिएशंस का डिस्कस करते हैं हम हमेशा ये बात ज़रूर करते हैं कि भाई नेगोशिएटिंग के लिए दोनों पार्टीज का, व्हेन यू सिटिंग अक्रॉस द टेबल यू हैव समथिंग टू ऑफर. राइट नाउ देयर इज नॉट मच अफगानिस्तान हैज टू ऑफर टू पाकिस्तान, whereas पाकिस्तान के पास बहुत जगुलर वेन्स हैं. अफगानिस्तान की ट्रेड हमारे थ्रू जाती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हम मदद करते हैं. तो फायर पावर ज़्यादा हमारे पास है. तो इसमें जो हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑलमोस्ट बन गया है कि टीटीपी जो है अगर हमने खात्मा करना है, आप खात्मा करेंगे, वो एक अफगानिस्तान की मजबूरी है उनको सपोर्ट करना. कुछ अफगानिस्तान में हमने अक्सर ये दिस वीक इन पाकिस्तान में डिस्कस किया है कि अफगान तालिबान में भी स्प्लिट है, फिर आईसिस भी एग्जिस्ट कर आईएस भी एग्जिस्ट करती है. तो वो टीटीपी के खिलाफ खुलकर ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो देन द क्वेश्चन बिकम्स व्हाट डज अफगानिस्तान हैव टू ऑफर टू पाकिस्तान. वो पब्लिकली जितना भी ब्रवाडो दिखाएं, आई थिंक इन प्राइवेट कुछ ना कुछ कंसेशंस ऐसे ऑफर करेंगे जिससे फेस सेविंग हो सके. एंड पाकिस्तान के अच्छा चलें ठीक है, इसको फेज आउट कर सकते हैं इस तरह से. इसमें चाइना का क्या रोल हो सकता है कि हम लॉलीपॉप क्या दे सकते हैं कि अच्छा जी, चाइना की ये ट्रेड भी आपके थ्रू करवा कर आपका इकोनॉमिकली फायदा करेंगे. तो मे बी देर आर सम इकोनॉमिक लीवर्स वी कैन पुल टू फोर्स देम to reckon with TTP, which right now they're not willing to do. And unless they do that, I don't think there is much for them to offer to Pakistan. आई फुली एग्री, और आई थिंक जो मेन रिस्क तालिबान के लिए है वो ये कि अगर वो कुछ करेंगे टीटीपी के ऊपर, हम्म. तो उनके लिए, उनकी नज़र से अगर मैं देखूं तो उनका रिस्क ये है कि वही मिलिटेंट्स फिर आइसिस खुरासान और दीगर जो दहशतगर्द गिरोह हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे जो पनाह लिए हुए हैं, वो उनकी बंदूकें जो हैं वो अफगान तालिबान की तरफ आ जाएंगी, और फिर वो एक इंटरनल लड़ाई फिर से चलेगी अफगानिस्तान में, जो कि ऑफ कोर्स अगर आप तालिबान हैं, अफगान तालिबान हैं, तो आप वो नहीं चाहते क्योंकि आप भी पावर में रहना चाहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब देखते हैं इससे आगे, इस सेकंड राउंड के बाद क्या अग्रीमेंट तय पाता है। लेकिन आई थिंक हर दफ़ा मेरे नज़दीक तो ये है कि एक बड़ा अटैक अगर होगा और पाकिस्तान को लगेगा कि ये तालिबान अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द आए थे और प्लानिंग वहाँ से हुई थी, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा आई थिंक अग्रेसिवली। बट लेट्स सी। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी जहर में इसमें बस जी। बिफोर एंडिंग दिस डिस्कशन, आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट तो है कि अरब इंटरवेंशन या एटलीस्ट अरब कोऑपरेशन बहुत बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है. तो अगर अरब स्टेट्स भी इकोनॉमिकली कुछ प्रोमिस प्रोमिस कर सकते हैं अफगानिस्तान को, साथ पाकिस्तान चाइना को भी ऑन द टेबल ला सकता है. तो अफगान गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि भाई कब तक आप एक रैग टैग गवर्नमेंट बनाकर मर्सनरीज की तरह गवर्नमेंट चलाएंगे. मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बने, इकोनॉमिक ट्रेड का हिस्सा बने, अपने आप को अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान, चाइना, साउथ एशिया से अलाइन करें. ये पॉलिसी के भी आईएस भी टेररिस्ट हैं, वो भी टेररिस्ट हैं, कल को हमें वापस पहाड़ों में जाना पड़े, इस मेंटालिटी से बाहर आकर मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बने. एंड आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मूव ऑन फ्रॉम अ मर्सनरी गवर्नमेंट टू अ प्रॉपर गवर्नमेंट के लोगों को राइट्स दें, औरतों को स्कूल जाने दें, इंसान बने बेसिकली. या और आई थिंक वो आइडियोलॉजी जो है वो कंधार से चलती है। अब वो जी. कंधार के लोग वैसे ही नहीं मानते, तो लेट्स सी वेयर दिस गोज। डिप्लोमेसी में दूसरी वहां तो तरफ पाकिस्तान मदद कर सकता है ना उनकी. उनकी हाँ ये भी है।
डिप्लोमेसी में एक और तरफ जो है अमेरिका चीन के मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वीकेंड मलेशिया में बिटवीन द ट्रेजरी सेक्रेटरी एंड हिज काउंटर पार्ट्स फ्रॉम द चाइना साइड। रन अप जो है वो ये, अगर लोग जो फॉलो नहीं कर रहे वो ये कि ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है मलेशिया में। उसमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ चीज़ें तय पा जाएंगी इन टर्म्स ऑफ द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। और जो रूल्स ऑफ द रोड हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सेस हो, सोयाबीन्स का एक्सपोर्ट हो, टैरिफ्स के ऊपर थोड़ी सी जो है रिलीफ हो, या एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हटाना हो एआई सेमीकंडक्टर चिप्स पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पर हैं। और जो दो बड़े पावर्स हैं, एक उभरता हुआ पावर चीन और एक बड़ा पावर अमेरिका, उनके लीडरशिप तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले आने वाले सालों में किस तरह वो को एग्जिस्ट करेंगे इकोनॉमिक लेवल पर। तो एक बड़ा अहम जो है मोमेंट है डिप्लोमेसी का, आई थिंक, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट की चीन के साथ, तो अभी तक तो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि चीन के पास भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस, जो बड़ा हर्ट कर सकता है अमेरिका को, और किया है। तो देखेंगे कि क्या होता है। आई थिंक सो फार जो यहाँ से डीसी से सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह अकोमोडेशन हो चीन के साथ, और तय पा जाए मामलात। लेकिन इश्यूज भी बहुत सारे हैं, चाइना के पास भी लेवरेज है। तो लेट्स सी मलेशिया में क्या होता है। एक और एक्सपेक्टेशन शहजाद ये थी मलेशिया की कि नरेंद्र मोदी भी जाएंगे वहाँ पर, और शायद उनकी मुलाकात हो डोनाल्ड ट्रम्प से, और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील भी अनाउंस हो, क्योंकि अब भारत ने इस हफ्ते कंफर्म हो गया कि अपनी रिफाइनरीज बिलखुसूस रिलायंस को कहा है कि आप रूस का तेल ख़रीदना कम करें, क्योंकि ये जो टैरिफ्स हैं ये हर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर प्रोग्रेस हुआ, रिपोर्ट्स ये भी आई कि ट्रेड डील करीब है, और 15 या 16% के आसपास टैरिफ होगा भारतीय एक्सपोर्ट्स का अमेरिका की तरफ। लेकिन फिर जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये अनाउंसमेंट होगी जब नरेंद्र मोदी मिलेंगे मलेशिया में डोनाल्ड ट्रम्प से, तो नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे, उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएंगे। तो अगेन जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ वो ये कि वो जो आखिरी कुछ मामलात हैं वो अभी पूरे तय नहीं पाए, और मोदी को एडवाइस दी गई है कि आप वर्चुअली अटेंड करें, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो भरोसा नहीं डोनाल्ड ट्रम्प क्या बातें करना शुरू कर दे, और फिर पाकिस्तान की भी बात कर दे और बाद मुज़ाकरात की भी बात कर दे। तो मोदी विल नॉट बी गोइंग टू दिस समिट एंड अटेंड वर्चुअली। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीक होगा मलेशिया के अंदर। इसमें कनाडा वाली भी जो बात आई है कि एंटी टैरिफ ट्वीट जो की है कनाडा ने, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला अब मैं इनसे बात नहीं करूंगा। वहाँ क्या चल रहा है भाई? तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है शहजाद, ये ट्वीट नहीं थी। वर्ल्ड सीरीज चल रही है बेसबॉल की, तो टोरंटो ब्लू जेज और एलए डॉजर्स का पहला मैच जो था, उस पे ओंटारियो की हुकूमत ने एक ऐड चलाई रोनाल्ड रेगन के स्पीच की ऑडियो चलाकर, जिसपे रोनाल्ड रेगन टैरिफ्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ओंटारियो की हुकूमत का व्यू था कि ज़रा हम अमेरिकन को दिखाएं, बिलखुसूस रिपब्लिकन्स जो बेसबॉल देखते हैं, कि उनके जो पाकिस्तानी लिहाज से जिना साहब हैं मॉडर्न रोनाल्ड रेगन, उनका क्या व्यू था ओपन और फ्री ट्रेड के ऊपर। तो उस पर डोनाल्ड ट्रम्प ने रिएक्ट किया बड़ा अग्रेसिवली और कहा कि मैं तमाम जो है नेगोशिएशंस कैंसिल कर रहा हूँ, हम कनाडा से बात नहीं करेंगे। फिर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओंटारियो की लीडरशिप को कहा कि आप इस ऐड को ब्रिंग डाउन करें, इसको चलाना बंद करें, आपने मामलात में फजूल में जो है एक दरार डाल दी है। तो ये एक पूरा क्या कह सकते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप अब बन गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि ये झूठी चीज़ें इन्होंने चलाई हैं। हालांकि जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं झूठ नहीं था, इट्स एक्चुअली रोनाल्ड रेगन। उनकी जो रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है वहाँ पर भी आप जाके कंफर्म कर सकते हैं कि वो एक स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट है। मसला ये है कि उस ट्रांसक्रिप्ट के एक सेलेक्टिव पार्ट को उठा के चलाया गया है। वो उसी तरह का डिबेट है अगेन, क्योंकि आप सीनियर तारीखदान हैं, कि वो जो जिन्ना साहब की स्पीच हम जैसे लोग चला देते हैं, फिर जमाती कहते हैं ये नहीं, ये वाली स्पीच सही थी। तो ये वाला डिबेट अब चल रहा है अमेरिका के अंदर कि कौन सी स्पीच रेगन की चलाई जाए और उसका पूरा क्लिप क्या था। तो कितना आसान है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड, उनको ट्रिगर करने के लिए एक लोकल शहर की हुकूमत ये इस तरह है। मतलब आप संजय मुस्तफा कमाल अगर एक ऐड चला दें और पाकिस्तान वो टैरिफ लगा दें, तो शहबाज शरीफ बोले भाई मैं की कितना एग्जैक्टली। मुझे क्यों तंग कर रहे हो यार? तो
इसमें मैं स्टीव बैनन की क्लिप भी देख रहा था, उन्होंने बोला ये क्वेश्चन ऑफ इफ नहीं है, 2028 में ट्रम्प रहेगा। होगा प्रेसिडेंट, ये तैयार हो जाएं आप लोग। या अब इसमें इफ विफ नहीं रहा है। अगर डिप्लोमेसी की बात हो रही है, लोकल डिप्लोमेसी पर आ जाएं, हमारे जो अमेरिका वियतनाम वाली जंग सालों से चल रही है, उसमें बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत वायरल मवाद मिल गया आज यूट्यूबर्स को और यूथ ट्यूबर्स को, कि भाई इमरान खान को ऑफर की गई है कि आप बनी गाला रिलीज हो जाएं। आपने बहुत ये इस हफ्ते डिस्कशन देखा होगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है कि भाई आप दरखास्त लिखें, तो आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। ये नजम सिटी का एनालिसिस स्पॉट ऑन है कि ये इसीलिए बोला गया है कि दरखास्त लिखे तो कि फिर हम बोले ये ताकि उस पे देखें कवरेज होना कि मांग रहे देखें हैं बनी गाला में देखें रिलीज। देखें। वैसे तो जो भी मौका आता है इमरान खान बोलते हैं फिर सानू निकाल दो ना। इंडिया के साथ जो जम्मू में बोला सानू सानू निकाल दो, फिर अफगानिस्तान में सानू निकाल दो। अब उन्होंने बोला कि उनकी जो जमाइमा की वालदा है, उनके इंतकाल पे वो अगर बाहर होते तो जाते, इवन दो वो नहीं जाते फ्यूनरल्स पर, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के फ्यूनरल पर भी नहीं गए, पता है कितने साल हो गए किसी फ्यूनरल पर नहीं गए। तो हाँ, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट के एक रूल है कि हाँ आप लिखें ना दरखास्त, नहीं वो शिफ्ट होंगे, हो जाएं तो आई थिंक अच्छा है। इट वुड बी अ गुड साइन कि टेम्परेचर कम हो रहा है। और कोई लीगल तरीका नहीं है, ये जो सब लोग बात करते हैं कोर्ट्स और ये वो, सबको पता है कि ना कोई कोर्ट्स मैटर करते हैं ना कोई केसेस मैटर करते हैं। फौज से डील हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे, फौज से डील नहीं होगी तो अंदर रहेंगे। तो हाँ, इसमें ये सिर्फ फालतू की न्यूज़ बनाने के लिए इस हफ्ते ये डिस्कशन हुआ, नथिंग मोर टू इट। व्हाट डू यू थिंक देयर? आई एग्री। और अगेन मेरा तो आई एग्री विथ योर मेन पॉइंट विच इज़ के खान साहब को जेल से निकाला जाए और उनको बनीगाला अगर भेजा जाए तो अच्छा है, टेम्परेचर नीचे होगा। उसके साथ साथ जो नौजवान उनके पार्टी के वर्कर्स थे या जो जिनका खून ज़्यादा गर्म हो गया था मई मई में, और उनको अभी जेल में रखा गया है, अगर वो नॉन वायलेंट लोग हैं, वैसे ही उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको भी एमनेस्टी दी जाए। नौजवान पाकिस्तानी हैं, ठीक है, उनको माफ़ कर दें, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें, जेलों में ना सड़ाएं उनको और ज़्यादा, उससे भी टेम्परेचर नीचे होगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है, शहजाद, जो आपने अफ़गानिस्तान वाली बात की कि ऑफ़र क्या है देने को इस वक्त खान साहब के पास, वो लेवरेज जो थी वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम हो गई है और उन्होंने इस्तेमाल करने की भी कोशिश की है, उससे कुछ निकला नहीं है। तो अब जो है जब मुज़ाकरात होंगे भी तो बड़ी पोजीशन और वीकनेस से होंगे, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट अगेन माय व्यू इज़ के गिवन दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान में जिन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट यही है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए बातचीत के थ्रू और स्पेस दी जाए पीटीआई को। अगेन पीटीआई स्टिल रिमेन्स अ वेरी पॉपुलर पार्टी। इमरान खान इन माय ओपिनियन स्टिल रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। और अगर वो भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और हुकूमती और रजीम की तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, तो बहुत सारे ऐसे अहम इश्यूज हैं जिस पे पाकिस्तान को फोकस करने की ज़रूरत है। उस पर आप एक कंसेंसस बना सकते हैं पाकिस्तानी अवाम का। स्टेट्समैनशिप यही होती है कि आप इस तरह के मौके देखकर कंसेंसस बिल्ड करके मामलात आगे बढ़ाएं। अगर ये हो जाए तो अच्छा है, हम तो सपोर्ट ही करेंगे इस बात की। तो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। एक और नॉट टू। चीज इस पे मैं डिप्लोमेसी पे कह दूं, वी फॉरगॉट टू ऐड ऑन द ग्लोबल सॉर्ट ऑफ स्टेज। एक अहम जो इस हफ्ते मुज़ाकरात नहीं, जो मीटिंग्स हुई पाकिस्तान और पोलैंड की, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया उस पे पाकिस्तानी मीडिया में। मेरे नज़दीक बहुत ही अहम डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स थी। जिन लोगों को नहीं मालूम, पोलैंड का पाकिस्तान के इनिशियल ईयर्स में बहुत अहम किरदार था पाकिस्तान एयरफोर्स और सुपार्को के क़याम के अंदर। आप डॉन जाके गूगल कर लें, आपको इनिशियल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। पोलैंड जो है एक उभरता हुआ मिडल पावर है। यूरोप, सेंट्रल यूरोप के अंदर रशिया यूक्रेन की जंग के बाद एक बहुत ही अहम किरदार बना पोलैंड का, और वो किरदार रहेगा। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात अगर गहरे होते हैं, मेरा मानना यह है कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पोलैंड जैसे दीगर ममालिक जिनमें एस्टोनिया, फिनलैंड वगैरह भी शामिल हैं, उनसे भी मामलात बेहतर करे। क्योंकि अगेन एक रिविजनिस्ट पावर जो कि सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता, और उसके पास पावर भी बहुत ज़्यादा है, उसकी कॉमन थ्रेट है पाकिस्तान को भी, पोलैंड को भी, यूक्रेन को भी, लिथुआनिया को भी, एस्टोनिया को भी, फिनलैंड को भी। तो ज़रूरी है कि इस तरह के मिडल पावर्स के ताल्लुकात अच्छे हों। तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि इस हफ्ते पाकिस्तान ने
पोलैंड के साथ मुलाकात की इस्लामाबाद में, बहुत अच्छी मुलाकातें हुई, उसकी जॉइंट स्टेटमेंट भी अच्छी है, और बहुत रूम है कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का। सो इट्स अ गुड स्टेप इन फॉरेन पॉलिसी इन माय ओपिनियन। वापस अगर लोकल सीन पे आ जाएं तो हमने लास्ट वीक इसको काफ़ी डिस्कस किया था। अब टीएलपी बैन हो चुकी है। इस पे रीमा उमर ने एक अच्छा ट्विटर थ्रेड लिखा जिसमें उन्होंने नुआंस बताई कि प्रोस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ईटीए इज़ नॉट द सेम एज डिसॉल्विंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अब टीएलपी जो है वो उनकी टेररिज्म की वजह से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हो गई है एंटी टेररिज्म लॉ के तहत, एंटी टेररिज्म कोड के तहत। लेकिन वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी रहती है, वो डीलिस्ट नहीं हुई, वो डिसॉल्व नहीं हुई। जो इस पे लिबरल ओपिनियन है, मेरा थोड़ा सा उससे इख्तलाफ है। और अभी जब लास्ट सेशन भी हुआ था तो मैं और मुनीब और मुजम्मिल अपनी राय भी दे रहे थे। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया कि किसी पार्टी का अगर फिलोसफी हो सर तन से जुदा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सर इतने सालों से भी तो कर रही थी। और अगर तो आप कहते हैं कि भाई ये फिलोसफी से हमें मसला है तो फिर डिक्लेयर कर दें, बोल दें ये फिलॉसफी गलत है और कोई और पार्टी ये इस्तेमाल नहीं करेगी। तो अगर मरियम नवाज के जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर, वो यही बातें करते हैं, यही चीज़ें कर, यही इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वही पॉलिटिकल बयानियां, वही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप उसको अपना समझते हैं, लेकिन उसको जवाब बनाकर आप टीएलपी को बैन कर रहे हैं। जाहिर बात है मेरे जैसा शख्स टीएलपी का जो एक्सट्रीमिज्म है, टीएलपी की जो हरकतें हैं उनको डिफेंड नहीं कर सकता। बट जब आप ये एक्सट्रीम्स के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं, आई डोंट थिंक यू गेट मच आउट ऑफ इट। तो इन पर्टिकुलर सिर्फ साद रिजवी या अनस रिजवी को साइडलाइन कर कर, लेकिन ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कंटिन्यू सपोर्टिंग, जो मुझे लगता है कि हमारी रियासत करती रहेगी, won't be very effective. But in particular about the ban of TLP user, what do you think? आई थिंक अगेन बैन्स और मेरे नज़दीक हमेशा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि आप जो है वो असल जो इशू है या उसकी जो रूट कॉज है उसको इग्नोर करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं। अब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन दहशतगर्दी कर रही है और लोगों को डरा रही है, धमका रही है बाय यूजिंग इट्स राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, तो वो फ्री एक्सप्रेशन नहीं है मेरे नज़दीक, उसको प्रोस्क्राइब्ड होना चाहिए। लेकिन क्या ये ड्यू प्रोसेस फॉलो किया कितना हुआ, हमें सबको पता है कि इट्स दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान। और चलें, अगर आपने प्रोस्क्राइब कर भी लिया तो अब क्या गारंटी है कि 2 साल बाद आपका मूड चेंज होगा? जब हालात तब्दील होंगे तो फिर आप इसी चीज़ को वापस छोड़ेंगे माशरे के अंदर और इस्तेमाल करेंगे। तो क्रेडिबिलिटी गैप बहुत ज़्यादा है शहजाद। लेकिन अगेन मेरा व्यू ये है कि जो ये आइडियोलॉजी टीएलपी ने नॉर्मलाइज की है पाकिस्तान के अंदर, और उससे जो पूरा एक तरह से माशरे के अंदर, हमने बात भी पहले भी की है कि ब्लास्फेमी गैंग्स बन गए और हम्म। भत्ता खोरी शुरू हो गई ब्लास्फेमी के नाम पर। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, और हमने पिछले हफ्ते भी इस पे बात की थी कि कवानीन बहुत मौजूद हैं इन चीज़ों पे प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो आपने प्रोस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, अगर कर दिया, मेरे नज़दीक अनकंफर्टेबल हूँ मैं इस तरह के प्रोसेस से। लेकिन जो लोग अब वो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ कितने पर्चे आगे चलेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जिन्होंने मिंबर पे खड़े होके धमकाया है लोगों को और इश्तिहार अंगेजी की है, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई होगी, ये सब चीज़ें देखनी होंगी ना। प्रोस्क्रिप्शन तो एक इनिशियल स्टेप है मेरे नज़दीक। असल इशू तो वो है कि माशरे के अंदर जो जड़ें पा गई हैं इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने, उसको किस तरह आप कम्बैट करेंगे, और उसके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी मुझे नज़र नहीं आती। आई एग्री उजैर, मतलब अगर आपको मसला है कि कोई चीज़ गलत हुई है, कुछ बोला गलत है, तो वो टीएलपी के मेंबर ने बोला है, पीएमएलएन के मेंबर ने बोला है, जमात इस्लामी के मेंबर ने बोला है, पीपीपी ने बोला है, पीटीआई ने बोला है, करें अरेस्ट, चलाएं। आपने कोर्ट्स एग्जिस्ट किए हुए हैं ना। एक पार्टी आप बनाते हैं, उसको पॉपुलराइज आप करते हैं, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अच्छा ये पार्टी बैन है, फिर साल बाद वही फिलॉसफी, वही आइडियोलॉजी लेकर कोई और तीन इनिशियल्स के साथ एक और पार्टी बन जाती है जो यही चीज़ें करती रहती है। इस साइकिल से कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होगा। तो लेट्स सी, अगर स्टेट वाकई सीरियस है रिलीजियस आइडियोलॉजी को कर्ब डाउन करने के लिए, तो जिलानी साहब की बहुत पुरानी जजमेंट भी है, उसमें जो प्रिस्क्रिप्शंस थे वो कितने इम्प्लीमेंट होते हैं। दूसरा, जब हम रियासती इदारों की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो फिर एक्सपोज हो जाती हैं। तो इस वक्त रियासती दो इदारों के बीच में भी बड़ा क्लैश चल रहा है। एमआई ने कहा है कि 5 एनसीसीआईए के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने डकी भाई से ब्राइब ली। ये हमने ढके छुपे अल्फाजों में
कई पॉडकास्ट पहले जब सुनील भी आए हुए थे तब भी हमने इंडिया की एग्जाम्पल देकर कि समीर वानखाड़े जो हैं वो आर्यन खान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आर्यन खान फेमस है। तो अब तो एमआई ने खुलकर आके बोल दिया है कि एनसीसीआई के जो लोग हैं वो रिश्वत ले रहे थे डकी भाई से। डकी भाई के बहुत ज्यादा बिटकॉइन वॉलेट में पैसे भी हैं। जनरली भी आप पब्लिकली देखते रहते हैं यूट्यूब पे, इतना कमा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अब एमआई ने 5 एनसीसीआई के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया है। हमने हाल ही में एनसीसीआई और एफआईए में तब्दीलियां भी देखी हैं। ये केस उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कितना मैं बोल सकता हूँ कितना मैं नहीं बोल सकता, पर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं, जो चीज़ें हमें तो कई हफ्तों से पता व्हील्स विद इन व्हील्स शहजाद, है। क्लासिक पाकिस्तान जो है। हम्म। केस के क्रॉस पर्पसेस पे काम हो रहा था, कौन किसके हम्म। पेरोल पे था। क्या हुआ, अगेन दिस ऑल स्मेल्ड बैड जब ये सारी चीज़ शुरू हुई। और अब जो है देखते हैं कितनी आगे कहाँ रही जाती है और कितना ट्रांसपेरेंटली इस पे कवरेज होती है इन टर्म्स ऑफ के हम्म। डकी भाई और उनके किन लोगों से क्या ताल्लुकात थे और किसको कितना पैसा दिया जा रहा था। अगेन माय व्यू ऑन दिस ऑलवेज वाज कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स लोगों को गुमराह कर रहे थे, उनकी लाइफ सेविंग्स हार्ड अर्न मनी को इस्तेमाल कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। और ये क्राइम है, एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर क्राइम है, और इसे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। क्योंकि अगेन जिस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उसकी गुंजाइश कानून नहीं देता पाकिस्तान में किसी को भी। तो अगेन प्रोसिक्यूट करें, और जिन लोगों को उन्होंने रिश्वत दी थी उन्हें भी प्रोसिक्यूट करें, कवानीन मौजूद हैं। And again, it is very important in this day of social media और access to telecommunications and influencers कि एक एग्जाम्पल बनाया जाए। क्योंकि जब आप गैम्बलिंग और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं और लोगों का पैसा निचोड़ते हैं, पाकिस्तान में लोग अपनी पूरी पूरी जो है कमाई लगा देते हैं। चलें, कमाई दांव पे लगाना तो फिर आप कहते हैं कि ज़िंदगी की कमाई चली गई, वापस आ जाएगी। बहुत सारे लोग खुदकुशी कर हम्म। जाते हैं इस कमाई खोने के बाद। तो अगेन एक बड़ा इम्पैक्ट है इसका माशरे पर। तो आई होप कि इस पे पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। हाँ, मैं आपकी सारी बातों से 100% एग्री करता हूँ। सिर्फ मेरा शुरू से जो डकी भाई वाले केस में मसला है वो सिलेक्टिवनेस का है कि मैं तो कराची में रहता हूँ, मैंने बिलबोर्ड देखे हुए हैं इन्हीं कंपनीज के, इन्हीं Yeah. बेटिंग एप्स के, आपके लीडिंग सेलिब्रिटीज की तस्वीर के साथ। तो या तो हमारी आपके रियासत पूरे पीएसएल में चल गई थी यार ये कंपनीज। अभी जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हो रही है, अब आई डोंट नो वो साउथ अफ्रीका ने स्पॉन्सर, पाकिस्तान की सीरीज है तो पाकिस्तान का ही स्पॉन्सर होगा। दफा बेट इज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, वो नजर आ रहा होता है। तो इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं हमारे वो पीसीबी के चीफ भी हैं। तो पीएसएल में भी चल रहा है, क्रिकेट में भी चल रहा है, सड़कों पे बिलबोर्ड्स भी लग रहे हैं। पर एक केस में आपको होता है कि यार ये बात गलत है, बात बिल्कुल गलत है, पर फिर सबको फिर पकड़े ना आप। सो इवन दो अभी एफबीआई क्रैकडाउन भी कर रही है, कुछ खबरें आई हैं कि लग्जरी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को भी पकड़ा जा रहा है कि बेटा कैसे तू 30 मुल्क गया है जब तूने टैक्स 3 लाख रुपए जमा करवाया है। फिर लग्जरी कार कलेक्टर को भी एक पकड़ा गया है। मेरे जो दोस्त है दोनों, जिन पे मुझे शक मैंने दोनों को तो मैसेज किया कि जेल में मिलते हैं, उन्होंने बोला हम नहीं है। और उस पे सुना है कि बिहार ने पूरा एक सोशल मीडिया विंग बनाया है जो कि मॉनिटर कर रहा है सोशल मीडिया को। खबर यही आई है। जी जी। पीसीबी की बात हो ही गई है तो अली खान तरीन ने एक अपोलॉजी वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कॉर्नर मैकग्रेगर कर दिया कि आई अपोलोजाइज टू एब्सोल्युटली नोबडी। फिर उन्होंने वो पेपर फाड़ के फाड़ा भी है। भेजा नोटिस। नोटिस कि भाई इस तरह आपको नजर आता है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कोई टेंशन नहीं, फ्रैंचाइज हो, ये हो वो हो। मेरी तो यही राय है कि ये चीजें प्राइवेट में होनी चाहिए। इट्स अ टेरिबल लुक ऑन बोथ पार्टीज, इवन दो वो कूल लग रहा है, मीम बन रही है, बट इन जनरल इट्स अ टेरिबल लुक फॉर पीसीबी, इट्स अ टेरिबल लुक फॉर पीएसएल। इट्स बिन अ टेरिबल लुक फॉर मेनी टाइम नाउ के ये चीजें जो अंदर कमरे में बैठ के करनी चाहिए, ये पॉडकास्ट पे पब्लिकली करके, एंड देन थिंग्स हैव कम टू दिस एंड। आई थिंक इट्स अ शेम राइट कि अब वो अगेन आप डोपामीन हिट्स तलाश कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ और मैं ये कर दूंगा और मेरी वीडियो देखो, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस मोमेंट में। हो सकता है दोनों तरफ कि आप एक दूसरे को टेक ऑन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनली आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लीग का नुकसान कर रहे हैं, उसके इकोनॉमिक्स और बिजनेस फंडामेंटल्स का नुकसान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन ईगो। एंड अगेन दुनिया भर में लीग्स हैं, दुनिया भर की लीग्स में इस तरह के इश्यूज होते हैं, ओनरशिप्स के, फ्रेंचाइज ओनर्स के बिटवीन द बोर्ड एंड द कमिश्नर। अमेरिका में भी चलते रहते हैं, हर थोड़े साल बाद आपको खबर आती है
कि कमिश्नर की बन नहीं रही एनएफएल के किसी ओनर के साथ। बट अडल्ट्स बिहेव लाइक अडल्ट्स, और वो प्राइवेटली मामलात को तय कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मामलात ख़राब हो जाते हैं तो अपने लॉयर्स के थ्रू सेटल कर लेते हैं मामलात को। तो एक्ट लाइक अडल्ट्स, यू आर ऑल रिच पीपल, पावरफुल पीपल विथ अ लॉट ऑफ मनी, तभी आपकी टीम्स हैं, तभी आप लीग को चला रहे हैं। तो अगर इतना पावर है तो उसको थोड़ा डिलिजेंटली भी एक्सरसाइज करें। डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ इन द पब्लिक डोमेन। ये हमने आईपीएल में भी देखा कि टीम्स के खत्म हुए फ्रेंचाइजेस मसले मसाइल की वजह से। ईपीएल में भी होता है कि भाई 6 टीमें कुछ करना चाहती हैं बट 14 वोट चाहिए, विच वुड गिव देम मेजोरिटी। 20 टीम्स हैं आई नो, बट 14 चाहिए होते हैं ईपीएल की जब वोटिंग होती है। तो 6 ओनर्स हैं ना अभी। अली खान तरीन माइट हैव द बेस्ट आइडियाज इन द वर्ल्ड। हो सकता है उनका जो पीएसएल का विजन है उससे बेहतरीन विजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अगर 6 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग एक साइड पर एक फैसला कर रहे हैं, तो पब्लिक में जा जाकर उनको बुरा भला कहना और इस तरह दिखाना कि मैं ही एक अच्छा आदमी हूँ और पीसीबी भी बुरी है, सारी फ्रेंचाइज ओनर्स भी बुरे हैं, इससे आपकी पर्सनल एक पीआर तो बन सकती है। बट लाइक यू सेड कि एक मर मर के हमने प्रोडक्ट बना दिया है जिसको दुनिया में थोड़ी इज्जत मिलती है, लोग शौक से देखते हैं, उसको भी तबाह कर देना वे अननेसेसरी। या आप उसका देखें जो कुछ साल पहले सुपर लीग का इशू हुआ था चैंपियंस लीग के अल्टरनेटिव में। हम्म। कोशिश की थी यूरोपियन ओनर्स ने सुपर लीग। यूरोपियन सुपर लीग की, वो नहीं चला क्योंकि मेजोरिटी डिसएग्रीड। उनको पब्लिकली शेम भी किया गया। क्लब ओनर्स जो कि काफ़ी सारे क्लब्स जो हैं वो फैन ओन्ड होते हैं, उन्होंने शेम किया। मीडिया में कवरेज हुई और वो अडल्ट की तरह मामला सेटल हो गया। उन्हें पता चल गया कि हवा का रुख जो है वो इसके खिलाफ है। दे ऑल बैक डाउन। दिस इज हाउ इट शुड वर्क। लोकल न्यूज़ पे एजाज सैयद ने 1-2 हफ्ते पहले खबर दी थी कि इसराइल के ऑफिशियल्स ने उनको बोला कि हमने जितना इमरान खान में इन्वेस्ट किया है, हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमरान खान में इन्वेस्ट किया है। इस पे हमारे ग्रुप में भी बड़ा डिस्कशन हुआ, थोड़ी बहुत बदमज़गी भी हो गई। मैं सिर्फ ये आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि उस कमरे में जो और लोग मौजूद थे उनसे फर्स्ट हैंड मुझे तस्दीक हो गई है कि ये हुआ है। तो एजाज सैयद हम्म। खुद एक रिलायबल आदमी हैं, एक और इंतहाई रिलायबल शख्स ने मुझे तस्दीक किया है कि मैंने अपने कानों से सुना है दिस ट्रूली हैपेंड। तो 2 सोर्सेज जर्नलिज्म में आपको चाहिए होती हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो गया है। आपने अगर इसको डिनाई करना है, आप बोल दें कि वो इजरायली ऑफिशियल झूठ बोल रहे होंगे। ये मैं आपको कंफर्म अब 2 सोर्सेज के थ्रू बता सकता हूँ कि ये इजरायली ऑफिशियल्स ने एजाज सैयद को बोला ज़रूर है कि हमने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इमरान खान पे इन्वेस्ट किया और एजाज ने जो है अगेन, ये जब इनिशियली उन्होंने कॉन्वर्जेशन में बोला जो कि वायरल भी हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, तो उन्होंने मेंटेन किया कि मैंने सुना है। तो आई थिंक है। काफ़ी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि ये फेक न्यूज़ है। इसे आप फेक न्यूज़ नहीं कह सकते, हम्म। क्योंकि फेक न्यूज़ कहने के लिए आपको फिर काउंटर व्यू चाहिए उसी एक और शख्स का जो कि उस कमरे में, और वो कहे कि नहीं एजाज ने गलत बयानी की है और मैं भी वहाँ बैठा था या बैठी थी हम्म। और ऐसा नहीं हुआ। तो माय व्यू ऑलवेज वाज कि एजाज एक रिलायबल रिपोर्टर हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद सुना है, और अगर वो अपनी रेप्यूटेशन लाइन पे रख के कह रहे हैं कि मैंने सुना है, तो वो फेक न्यूज़ आप नहीं कह सकते। आप डिनाई कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा इजरायली हाँ, सफीर कि फॉर्मर वो ने झूठ फीड बोला। कर रहे हैं एजाज सैयद को जानबूझ के लिए हाँ, ये ये सब हो बातें आप सकता है। सारी कर दें, इस पे या एनालिसिस दे दें, हुआ है ये और बोला गया है। या और मैं ये एजाज सैयद की बात को तस्दीक कर और रहा हूँ। एजाज ने, आप तस्दीक कर रहे हैं और एजाज ने मेंटेन किया है कि वो और लोगों को बिठा के इस पे कंफर्मेशन भी दिखाएंगे। मैं उनका आजकल देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क के टॉक शॉक, लेकिन उन्होंने कहा है कि टॉक शॉक पे भी वो इस पे गुफ्तगू करेंगे, शायद कर लिए, शायद करेंगे। इधर विच वे ही मेंटेन्स। और अगर आपने भी एक और शख्स से सुना है हु वाज इन दैट रूम एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो बस बात खत्म हो गई। अपेरेंटली 2 ही लोग थे, एजाज सैयद एंड अनदर। सो जो एंड अनदर हैं वहां से मैंने कंफर्मेशन ले ली है। लोकल फ्रंट पर मतिउल्लाह जान के ऊपर ड्रग्स का केस बना दिया गया है। कहा यह जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, यही है जो 26 नवंबर पिछले साल हुआ था पिम्स हॉस्पिटल में। मतिउल्लाह जान ने तस्दीक करने की कोशिश की कि एक्चुअली कितने मरे हैं। ये जब लास्ट वीक हम रायन ग्रिम को भी जलील कर रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। मतिउल्लाह जान एक्चुअली वेंट टू पिम्स, एक्चुअली कंफर्म कि हाँ भाई कुछ डेड बॉडीज जरूर हैं, यही एक जर्नलिस्ट का काम है। इसके ऊपर अगर आप मतिउल्लाह जान के ऊपर आप ड्रग्स का केस बनाएंगे, ये बगैरती है, ये फैशिज्म है, ये जलालत है। आप आई डू थिंक हमने इस पे इतना इन्फेसाइज नहीं किया
जो हमारी गलती है, हमारी कोताही है, हमने 26 नवंबर को ज़रूर किया था। बट मुरीद के में हमने ये बात एम्फसाइज नहीं की, विच वी मिस्ड आउट ऑन, आई एक्नॉलेज, कि जब स्टेट कंप्लीट ब्लैकआउट कर देता है, कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देता, एनी काइंड ऑफ जर्नलिज्म अलाउ नहीं करता, तो कंस्पिरेसी थ्योरीज का रास्ता बनता है। तो इवेंचुअली स्टेट की ही गलती है। तो एक जर्नलिस्ट जो अच्छा काम कर रहा था, जिसको अगर आप करने देते, तो जो प्रोपागेंडा भी था कि भाई 1,000 लोग मर गए, कई सौ मर गए, मतियुल्लाह जान अगर आपको सच्चा रिपोर्ट करके दे देता कि ये 10 लाशें हैं, ये 11 लाशें हैं, ये 12 लाशें हैं, इट वुड हैव एक्चुअली स्ट्रेंथेंड योर पोजिशन। ठीक है, आपकी भी एग्जैक्ट नहीं होती, आप कहते हैं 0, मती कह रहे हैं 13, इमरान रियाज खान हंड्रेड्स कह रहे हैं, बट 0, 13 स्टिल क्लोजर टू 0। उसके ऊपर अब उन पे आप ड्रग्स का केस करेंगे, मतीउल्लाह जान जैसे शख्स के ऊपर, बगैरती है, जलालत है। वी स्टैंड विद मतीउल्लाह जान। 100%। और इनफैक्ट मैं तो हम अपने प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को मालूम है इस बारे में, जो कि ज़रूर मालूम होगा, तो जाके मतीउल्लाह के साथ खड़े हों। क्योंकि राना सनाउल्लाह एक ज़माना था उनके खिलाफ हेरोइन का, गालिबा अगर इफ़ आई रिमेम्बर जी जी करेक्टली, जी। पर्चा काटा गया था 5 किलो का। हम तो 5 किलो हेरोइन के साथ राना साहब क्या कर रहे थे, वो खुद ही एक लाफेबल सी स्टोरी है। अब हंस सकते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी है ऐसे पर्चों पर। तो जलालत है ये। मती के साथ हम खड़े हैं। और अगेन जो नून लीग के लोग अब पावर में हैं, जो ये फेस कर चुके हैं कुछ सालों पहले ही, ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है। राना साहब बड़े सीनियर नून लीग के रहनुमा हैं, लीडर हैं। तो राना साहब को भी पता होना चाहिए इस बात का कि ये कितनी कितनी कॉन्सिक्वेंशियल केसेस होते हैं ये, और कितना इंसान को तबाह कर सकते हैं, जान जा सकती है। तो प्लीज़ अगर आप हुकूमत के लोग हैं, नून लीग के हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो ज़रा आप भी थोड़ी सपोर्ट करें मतुल्ला की। इज़ डूइंग इज जर्नलिज्म, एंड गुड जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम। हमें अक्सर तनकीद करते हैं लोग, जो बड़ी बाइनरी में चीज़ें देखते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस जलील हों, जितने भी बुरे लोग हों, जब आमरियत आती है ना, जब खुलकर आमरियत आती है, तो आपको नजर आता है कि यार ये लोग बेहतर हैं। एटलीस्ट जो वर्स्ट इम्पल्सेस होते हैं, उनको ये लोग थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। आई डू थिंक राना सनाउल्लाह अगर इंटीरियर मिनिस्टर होते, नॉट दैट ही वाज अ परफेक्ट इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने भी कई ऐसी चीजें की जो लॉ से आगे हैं। बट जब मोहसिन नकवी हैं, जब उनकी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई पॉलिटिकल स्टेक्स इन द सिस्टम नहीं है, तो जो चीज़ें राना भी मना कर देते हैं, वो मोहसिन नकवी अलाउ कर देते हैं। यही हम अक्सर नुआंस देने की कोशिश करते हैं, न्यूज़ रैप अप करते हैं। मैं भी लाहौर गया हुआ था, खांस रहे थे सब लोग। लाहौर में जो स्मॉग है, अभी डॉन में भी एक आर्टिकल आया कि दुनिया की सबसे पोल्यूटेड एयर है। इसमें ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, एंटी स्मॉग कैनन्स आए हैं। पर डॉन ने रिपोर्ट किया है कि ये पानी छिड़कते हैं। अगर मैं टेक्निकली गलत समझा रहा हूँ तो प्लीज़, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मैंने समझा है कि वो पानी छिड़कते हैं, तो जो स्मॉग के पार्टिकल्स होते हैं, वो जब पानी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। तो ये 25 से 30 मिनट के लिए आपको रिलीफ दे देता है। वो जब ख़त्म हो जाता है तो वापस आ जाता है, तो आप ये जो सारा पानी है वो भी ज़ाया करते हैं, ये जो स्मॉक कैनन्स में पेट्रोल चल रहा है वो भी ज़ाया करते हैं। मीडिया कैंपेन इससे बहुत ज़बरदस्त बन जाती है कि देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्त पंजाब गवर्नमेंट। बट इन एसेंस जो स्मॉग है, उसका मसला बिल्कुल भी इन चीज़ों से हल नहीं होता। तो इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा वाइडली सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो एग्जैक्ट बातें हैं वो डॉन का आर्टिकल हम शेयर कर देंगे, ऑब्वियसली आई एम नॉट स्मॉग एक्सपर्ट। वहां पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। और ये शहजाद मैंने 3-4 साल पहले खुद दिल्ली में होते हुए देखा है। एंड आई सीन इट विद माई ओन आइज के 10 मिनट के लिए उस रोड पे थोड़ी सी हवा क्लियर हो जाती है, 10 मिनट बाद फिर आप वापसी जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो हाल बुरा होता है उसी सड़क के ऊपर हवा का। तो आई सीन दिस विद माई ओन आइज, इट डजंट वर्क, साउंड्स गुड, डजंट वर्क। जस्टिस अतर मिनल्ला कंडेम, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में कंडेम किया है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो होती है ये गुरूसम है। एक बलोच स्टूडेंट के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ऊपर ये केस था। इस हफ्ते आई एम बीइंग केयरफुल अबाउट रिपोर्टिंग दीज थिंग्स, एक दो यूनिवर्सिटीज के केसेस चल रहे हैं इस हफ्ते, जिसके फैक्ट्स अभी खुलकर सामने नहीं आए। कराची की भी एक यूनिवर्सिटी है। अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे तो अ, जामशोरों से भी एक यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड के केस का पता चल रहा है। बट अगेन, जब तक डिटेल्स नहीं आएंगी, आई ट्राई एंड बी केयरफुल अबाउट व्हाट टू से। बट यूनिवर्सिटीज में बच्चों को उठाना, या बच्चों पे प्रेशर डालना, या बच्चों के साथ हरासा करना, या इतना प्रेशर डालना दैट दे फोर्स टू कमिट सुसाइड। इस हफ्ते हमने इस्लामाबाद पुलिस का भी एक केस देखा कि उन्होंने सुसाइड की, उस पर भी बहुत ज़्यादा कयास सराइयाँ हो रही हैं। बट we're ऑल्सो नॉट द सॉर्ट टू डू दैट। तो
जस्ट वी कैन प्रे फॉर द फैमिली, एंड अल्लाह को पता कि एग्जैक्ट क्या केस था। जब कुछ वाज़ेह डिटेल्स आएंगी और रिपोर्ट होंगी तो हम ज़रूर बताएंगे। राइट नाउ आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ, इफ द स्टूडेंट वाली न्यूज़ इज ट्रू, और स्टूडेंट की फैमिली के लिए भी प्लीज़ उसमें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं वो एग्जैक्टली बताएं, ताकि नेक्स्ट वीक हम डिस्कस कर सकें। एंड इवन इस्लामाबाद पुलिस के जो ऑफिसर थे, उनकी फैमिली के लिए और उनकी मगफरत के लिए हम उनकी मगफरत के लिए और उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ देने के लिए दुआई कर सकते हैं हम। 100%। और अगर आप अगर ये सुन रहे हैं और आपका एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सपोर्ट किया जाता है सेसेशनिस्ट वॉइसेस को या रेडिकलिज्म को, या जो भी आपका व्यू है, हो सकता है आपका व्यू हो। मेरा उस पर रिस्पांस, अगर आपकी ये पोजीशन है, वो ये कि प्रॉबली अगर मैं गैस करूँ, जनरलाइज करूँ, तो आप क्रिटिसाइज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स के साथ किया पिछले 8-10 महीने में। तो अगर आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज करें। क्योंकि अगेन स्टूडेंट एक्टिविज्म और स्टूडेंट बॉडी के थ्रू कॉजेज़ को के ऊपर रहनुमाई करना, उनको हाईलाइट करना, उनके बारे में बातचीत करना क्राइम नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि प्रो पैलेस्टाइन इश्यूज पर भी बातचीत को रोकना गलत है, तो ये भी, इस तरह की बातचीत को रोकना भी गलत है, प्रोवाइडेड वहाँ वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा हो। तो दैट्स माय ओनली व्यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई फाउंड इन माय कॉन्वर्जेशंस, वो एक पोजीशन लेते हैं अराउंड इश्यूज अराउंड प्रो पैलेस्टाइन स्टूडेंट एक्टिविज्म, और एक अलग पोजीशन होती है उनकी उसी तरह के टॉपिक्स पे जब पाकिस्तान की बात आती है। ट्राइंग टू फाइंड द मैसेज जो मुझे सिंध की एक यूनिवर्सिटी से मिला था, आई कांट फाइंड इट। तो अगर तो वो प्रॉपरली रिपोर्ट हो जाता है तो नेक्स्ट वीक उसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ रहता है उधर? I think we've covered pretty much everything this week. Again, डिप्लोमेसी का हफ्ता है, ये हफ्ता भी, अगला हफ्ता भी, तो देखेंगे आगे क्या होता है। ओ, लास्ट थिंग वी डेंट डिस्कस, इलेक्शन है न्यूयॉर्क सिटी में, आप भी वहाँ रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ, हमारा एक शहर रहा है कॉमन। ममदानी इज हैंड्स डाउन फेवरेट टू विन, सो विश हिम द बेस्ट। एक बड़ा ज़बरदस्त गाना भी आया है पाकिस्तानी बांग्लादेशी कम्युनिटी जैक्सन हाइट्स में, उन्होंने पूरा एक गाना पब्लिश किया है, वो भी चल रहा है। तो एक बड़ा देसी टच आया है इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिनों में। अफसोस के साथ, उसके साथ साथ इस इलेक्शन के आखिरी दिनों में इस्लामोफोबिया भी उभर के सामने आ गया डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट का। एंड्रू कोमो एक पॉडकास्ट पे जाते हैं एंड ही चकल्स एट एलिगेशन दैट इज के ममदानी इज़ नॉट अ लॉयल अमेरिकन, और वो 9/11 पे अगर मेयर होता तो शायद दहशतगर्दों के साथ खड़ा होता और न्यूयॉर्कर्स जिनकी जानें गई थी उनकी मदद नहीं करता। ऐसी एलिगेशन थी बेसिकली, द वे आई हर्ड इट माई सेल्फ। तो उस पर ममदानी ने भी रिस्पांस दिया कि ये कॉमन है, इंडिग्निटी हम सफ़र करते आए हैं न्यूयॉर्क में, मैं रह चुका हूँ न्यूयॉर्क में, मुझे भी मालूम है किस तरह मसाजिद की सर्वेलेंस होती थी। इन्फॉर्मेंट्स डाले जाते थे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मसाजिद के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर। तो ये डार्क हिस्ट्री रही है मुस्लिम कम्युनिटी की पोस्ट 9/11 न्यूयॉर्क के अंदर। कमिंग जो हेट है वो आ रही है, लेकिन ममदानी इज़ फेवरेट टू विन, विच शोज के न्यूयॉर्कर्स have moved on from this Islamophobia in many ways as well. So hopefully Mamdani will win and he will deliver on his promises as the first Muslim mayor of New York City. आई थिंक डिबेट्स में ममदानी हैज वाइप्ड द फ्लोर विद एंड्रू कोमो। अगर इंटरटेन होना है तो डिबेट जरूर देखें। आई थिंक सिल्वा ने जितना एंटरटेन किया है वो डिबेट्स में वो बहुत ही मजे का आदमी है। इवन दो रिपब्लिकन है, उसने जितना कोमो को जलील Yeah, किया है, बहुत मजा आया। आई थिंक ही इज ओनली रनिंग आउट ऑफ स्पाइट फॉर एंड्रू कोमो एज अ पर्सन। ममदानी गॉट अ लॉट ऑफ जिंगर्स इन राइट फ्रॉम yeah, कोमोज इंटेग्रिटी टू द सेक्सुअल harassment, क्रेडिबल एलिगेशंस अगेंस्ट एंड्रू कोमो। उनके जो एक विक्टिम है उनको उन्होंने बुलाया भी, और एंड्रू कोमो हैड नथिंग मच टू से अपार्ट फ्रॉम बीइंग लाइक, यार ये मेच्योर नहीं है भाई, वो तुम्हें हरासमेंट की तुम्हारे खिलाफ yeah, एलिगेशंस ला रहा है, तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। ये किसी ने बोला था कि एक और 9/11 हुआ तो ममदानी सेलिब्रेट करेंगे, तो उस पर चक्कर किया एंड्रू कोमो ने। मेरे ख्याल से ममदानी ने बहुत एक बेहतरीन स्पीच दी, वो जो जहर yeah, जिसका जिक्र कर चुके हैं, कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ मुस्लिम, व्हाट इट मीन्स टू बी लुक्ड एट विद सस्पिशन। एक जोरान के जो क्लासमेट हैं बचपन के, उन्होंने भी एक ट्विटर पोस्ट की
कि मेरे साथ स्कूल में था ममदानी जब 9/11 हुआ है, और जिस तरह मैं खौफजदा था उसी तरह ज़ोहरान भी खौफजदा था, और उसी खौफ के साथ उसने पूरी रात गुजारी होगी अपने घर जाकर जिस तरह मैंने गुजारी थी। तो ये जो न्यूयॉर्कर्स को डिवाइड कर रहे हैं, आई थिंक ममदानी इज़ अ रियल ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, स्पेशली जो इस तरह से दुनिया को डिवाइड कर दिया गया है हाल ही में, खासकर लॉन्ग आइडेंटिटी। 2/3, नहीं 2/3, 1/3 ऑफ ऑल जूज इन न्यूयॉर्क आर वोटिंग फॉर ममदानी अकॉर्डिंग टू पोल्स। तो ये जो एक आइडिया है और ये जो लेबल करने की कोशिश की गई है कि एंटी सेमेटिक है और ये जूस के अगेंस्ट है, और ये आ गया तो जूस के खिलाफ क्या करेगा, जूस भी नहीं बाय कर रहे, जूस तक ये बाय नहीं कर रहे। 33-34% अच्छा खासा होता है, वो भी नहीं बाय कर रहे हैं, न्यूयॉर्क भी नहीं बाय कर रहा। तो ममदानी का आना एक अच्छी वेव है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो एंड्रू कोमो जैसे लोगों को, हिलरी क्लिंटन जैसे लोगों को सपोर्ट करती है, बिकॉज दे सी देम एज एस्टेब्लिश्ड कैंडिडेट्स, एज सेफ कैंडिडेट्स। आई थिंक दे नीड टू रियलाइज दैट रिपब्लिकन पार्टी भी मूव हो गई है, डेमोक्रेटिक पार्टी को जहां ऑडियंस है वहां जाना पड़ेगा। इनफैक्ट रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो मागा है जिसको आप डिप्लोरेबल्स कहते रहे हैं, वो अब रिपब्लिकन पार्टी को इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप लोग अमेरिका फर्स्ट नहीं कर रहे, आप लोग इसराइल फर्स्ट कर रहे हैं। तो जब मागा में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है तो इसराइल के लिए डेमोक्रेट पार्टी अपना सारा वोटर, अपनी सारी लेगेसी, सब कुछ खो देगी if they don't support candidates like Zohran and they continue standing with candidates like Andrew Cuomo. 100%। और अगेन जो ममतानी ने इंडिग्निटी की बात की, ही ऑल्सो मेंशन कि इंडिग्निटी तमाम न्यूयॉर्कर सफ़र करते हैं इवन पोस्ट 9/11। और मैं नो दिस फ्रॉम माय ओन पर्सनल कॉन्वर्जेशंस कि बहुत सारे न्यूयॉर्कर जो सिख हमारे भाई थे उनको टारगेट किया जाता था, क्योंकि लोग समझते थे टर्बन पहना हुआ है, दाढ़ी है, मुसलमान होगा, उनको रेसिज्म का हम्म। सामना करना पड़ता था। तो एक सॉलिडारिटी बनी थी उस मोमेंट में, और उसके बाद जो चलती रही बिटवीन द सिख कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क एज वेल। आखिरी बात इस पे, इन एडिशन टू द इसराइल पॉइंट, वो ये कि डेमोक्रेट पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी हॉलोनेस भी दिखा दी इस कैंपेन के एंड में, एंड होते होते, क्योंकि वही एरिक एडम्स, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि कोमो को एक सांप और एक झूठा हम्म। मक्कार आदमी कहते थे, एंड में जाके उन्हें एंडोर्स किया। तो भाईजान दुनिया बदल चुकी है, वोटर्स बड़े सियाणे होते हैं, वो आपकी इस हॉलोनेस और इनऑथेंटिक पॉलिटिक्स के थ्रू देख चुके हैं कि जिस शख्स को आप एक सांप और एक झूठा मक्कार आदमी कहते थे, उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं और अपने वोटर को कह रहे हैं इसको वोट डालिए। तो ऐसा ही हो गया कि शहजाद, वो जिस शख्स का हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने मिलिट्री जर्नलिज्म वाली ट्वीट की, कल आप उनके साथ एक शो कर दें और कहेंगे बड़े अच्छे आदमी हैं और इनको सपोर्ट करना चाहिए जर्नलिज्म में, तो आपकी ऑडियंस भी बोलेगी ये क्या हो गया। लोग हाँ। सियाणे हैं। एरिक एडम्स ने जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की रेप्यूटेशन थी न्यूयॉर्क के अंदर, वो भी डुबा दी बाय डूइंग व्हाट ही डिड, क्योंकि यही चीज़ें रिपब्लिकन्स किया करते थे। पीपल लाइक लिंडजी ग्रैम और टेड क्रूज, कि डोनाल्ड ट्रम्प फैशिस्ट है, नाजी है, ये है वो है। डोनाल्ड ट्रम्प उन्हें गालियां भी निकालता था, एंड में जाके वो उसके जूते चाटने के लिए भी चले गए और अभी जी तक जी। जूते चाटते चले जा रहे हैं। यू लूज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर वोटर। दिस इज व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प विंस, बिकॉज ही शोज यू टू बी हॉलो, inauthentic and craven as a politician. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा लड़का है। ये Exactly. रिपब्लिकन पॉलिसीज होती थी, एंड आई थिंक इवन पीपल लाइक AOC, they have really disappointed people on Israel, and by doing so I think उनकी जो political future है वो क्वेश्चनेबल होगा। बर्नी की उम्र निकल गई है, लेकिन इवन इन द रिपब्लिकन बेस, इवन इन द मागा पॉडकास्टर्स, एंड्रू शुल्ट्ज ने इतनी तारीफें की बर्नी सैंडर्स की, जो रोगन तो हमेशा से कर रहा है। आई थिंक पीपल हु हैव सम प्रिंसिपल्स, इन द लॉन्ग रन दे डू विन आउट। डिबेट देखिए, एंजॉय कीजिए। एरिक एडम्स का जिक्र आया तो बड़ा एक अच्छा मोमेंट था, उसमें मॉडरेटर ने बोला कि एंड्रू कोमो, इफ एरिक एडम्स endorses you as mayor, will you accept it? Andrew Cuomo said yes. Zoran Mamdani and if Eric Adams endorses you, will you accept it? Zoran said no. Silva, if Eric Adams endorses you, will you accept it? Silva, put him in jail. तो सिल्वा के जो सिल्वा Silva के Silva जो has been amazing sidekick in this entire race. That is true. सारे रिस्पॉन्सेज है ना,
कि भाई एंड्रू कोमो तुम बसेस का क्या करोगे, बोलता है बसेस फ्री नहीं हो सकती, बड़ा मसला है। जोरान तुम क्या करोगे, लाइक मैं बसेस फ्री कर दूंगा। सिल्वा तुम क्या करोगे, इन 1976 आई वाज स्टैब्ड इन अ बस व्हेन आई। अच्छा शहजाद, अभी हमें कमेंट्स बड़े आने वाले हैं कि आपने इतना टाइम न्यूयॉर्क की सियासत पे गुजार दिया, सीरियस हो जाएं, ये हो जाएं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं 5 साल 4 साल अपनी ज़िंदगी के न्यूयॉर्क में रहा हूँ, शहजाद भी काफ़ी टाइम न्यूयॉर्क में रहे हैं, 2 साल। तो हमारा एक तरह से शहर रहा है और बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स हमने गुजारे हैं न्यूयॉर्क में, बड़ा मज़ा आया था रहते हुए वहाँ पर। तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस इंटरेस्ट इन न्यूयॉर्क। ऐसा नहीं है कि बट हम आई फालतू में फॉलो कर रहे हैं। बट वैसे भी अमेरिका की सियासत पाकिस्तान की सियासत के लिए रेलेवेंट है। एंड शायद सबसे ज्यादा जरूरी अमेरिकन सियासत में जो शहर है, probably even more than DC, is New York City because that gets all the eyeballs. कराची है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का। तो अब न्यूयॉर्क की सियासत में क्या होता है, स्पेशली अगर इतना बड़ा चेंज आ रहा है, कैंडिडेट लाइक जोरान ममदानी विनिंग इन न्यूयॉर्क, who's proudly Muslim, who's proudly pro Palestine, who said नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो मैं अरेस्ट कर लूंगा, जिसके खिलाफ पूरी एस्टैब्लिशमेंट लगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए। एंड्रू कोमो पहले डेमोक्रेटिक रेस हारा, फिर एज एन इंडिपेंडेंट रन कर रहा है, दोनों कैंपेन्स में बिलियंस लगाए। उसके बावजूद न्यूयॉर्क स्टैंड्स विद जोरान एंड जोरान विम्स। दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। सो ये एक छोटे और शहर ये के कहानी इलेक्शन पे क्यों चलेगी, फोकस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ा इलेक्शन है और कहानी आगे चलेगी, क्योंकि उसके बाद अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो नेशनल गार्ड की प्रेजेंस बढ़ाएंगे, आइस की रेट्स बढ़ाएंगे। हालांकि मेरा व्यू ये रहा है और जोरान ने इस पे हिंट भी किया है कि ऑन इश्यूज दैट मैटर फॉर न्यूयॉर्कर्स वो इंतज़ामिया के साथ काम करने को तैयार हैं। मेरा व्यू ये रहा है कि ट्रंप एंड जोरान विल गेट अलोंग एट सम लेवल, आइस आइस का इशू चलेगा, but on bigger issues that are common, they will work together because they are two sides of the same coin. They reflect the will of the people in ways that we do not appreciate in the mainstream media discourse because पे बात ही नहीं होती mainstream में। सेटन याहू तो यूएन नहीं आएगा। नहीं, वो जोरान। तो नहीं होता, बट और उस पे तो आप देख लेना, उस पे हमने इस हफ्ते बात भी नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का टाइम का जो इंटरव्यू है, उस पे बड़ा क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू कुत्ते का बच्चा है। अगर पैराफ्रेज किया जाए उस इंटरव्यू के अल्फाज को, डिप्लो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही डिप्लोमेटिकली बात नहीं करता, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस तो यही उसने कहा है कि इसको बिठाना पड़ा और इसको इसकी औकात दिखानी पड़ी एंड में जाके। और हम आगे उसको और चीज़ें ये नहीं करने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई वो जिगरी यार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप किसी का सगा नहीं है, बिलखुसूस नेतन्याहू का। तो that makes him very different and a very dangerous character for the pro-Israel lobby. So we'll keep seeing how अगर it आपने goes. गाना सुनना है तो आई थिंक पाकिस्तानी फॉर ममदानी इज द हाँ, इंस्टाग्राम पेज। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं अपना हम गाना, लिंक लगा देंगे, लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में ये वाला मैंने प्लीज तो डाल दीजिएगा। कई महीने पहले भी गाना सजेस्ट किया था, ममदानी 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 ममदानी, वो रिजेक्ट हो गया। ओरिजिनल ये गाना बड़ा बन गया है। कैची, बड़ा कैची गाना है, ये लिंक कर दें। ओके बॉडीज, ऑलराइट, टेक केयर, खुदा सी यू हाफिज। गाइस नेक्स्ट वीक, बाय बाय।